नमस्कार, विंध्य टाइम्स की खास पेशकश सीधी बात में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भी विंध्य की चर्चा होगी और विंध्य में जब रीवा की बात होगी तो एक नाम, एक ऐसी टैगलाइन जो सबके दिमाग में है, सबके जहन में है, आम आदमी का सिपाही। छात्र राजनीति की शुरुआत NSUI से शुरू हुई, उसके बाद यूथ कांग्रेस और फिर कांग्रेस की मेन बॉडी। गुरमीत सिंह मंगू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। राजनीति में कैसे आना हुआ? 90 के दशक से आपने राजनीति शुरू की। राजनीति में अपने दोस्तों के साथ रहता था। मेरे बड़े भाई थे मुकेश श्रीवास्तव जी, और बबला से मित्रता, ये दो कारण मुझे राजनीति में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कैसे, मतलब वो कारवां कैसे चला? जैसे शुरुआत आपने NSUI से की। वो कारवां ऐसे चला जी कि मुकेश श्रीवास्तव जी जब कोई भी कार्यक्रम रीवा में करते थे, यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष थे, तो हम लोग को बुलाया करते थे। हम लोग उस भीड़ का, यूथ कांग्रेस की भीड़ का एक हिस्सा बनते थे। उनके साथ रैलियों में जाना, तिरंगे झंडे के साथ झंडा लहराना, इस तरह के यूथ कांग्रेस NSUI के हमारे अनुभव थे। NSUI से राजनीति शुरू हुई, उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस में आप आए, फिर आपको एक राहुल गांधी के कार्यक्रम की बड़ी जिम्मेदारी मिली। आम आदमी का सिपाही एक पूरा प्रोग्राम चला, उसमें आपको प्रदेश समन्वयक बनाया गया। ये कैसे जिम्मेदारी कैसे मिली थी? ये जिम्मेदारी अब्दुल हन्नान साहब प्रभारी हुआ करते थे यूथ कांग्रेस के प्रदेश के। उन्होंने 12 लोगों को आम आदमी के सिपाही का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया था। और ये खुशी का विषय यह है कि वो 12 में से 8 विधायक बन गए। हम 3-4 भाई अभी विधायक नहीं पहुँचे। और मुझे इस बात का खुशी है कि जो राहुल गांधी जी की आम आदमी की सिपाही की सोच थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब देश में आम आदमी सिपाही का ढूंढा जाएगा तो रीवा ही एक ऐसा शहर होगा जहां आम आदमी के सिपाही के रूप में चौराहे से लेकर मोहल्ले तक, मुझे लोग अगर जानते हैं तो आम आदमी के सिपाही के रूप में जो मैंने वर्क किया, जनता के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में, आम जनमानस के बीच में मुझे जो पहचान मिली, उसके लिए आम आदमी सिपाही का जो मॉडल था वो मेरे लिए काम आया, और मेरी मेहनत और मेरे वर्क काम आए। मतलब आपको बहुत लोग तो इस नाम से ही जानते हैं कि आम आदमी का सिपाही। जी, आम आदमी का सिपाही जानते हैं और लगातार बोलते हैं कि सिपाही तो तुम हो गए हो, TI और SP कब बनोगे, इस तरह के लोग मुझसे बातें करते हैं। सिपाही बन गए हो, TI और SP कब बनोगे? जी। संगठन की जिम्मेदारी मिली है आपको, जी। शहर अध्यक्ष बनाया गया है, नई टीम गठित की गई है। जी। कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को? मैं इसके लिए तो पहले तो राहुल गांधी जी को, आदरणीय कमलनाथ जी को और विंध्य के हमारे सारे शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं। और राहुल गांधी जी को ज़्यादा धन्यवाद इसलिए देता हूं कि जो हमारी कांग्रेस है, जात पात की राजनीति नहीं करती। आप सबको मालूम है कि रीवा शहर के अंदर सिख समाज की क्या उपस्थिति है, लेकिन मेरे कार्यों के कारण, मेरी मेहनत के कारण जो मुझे यह दायित्व सौंपा है, इसके लिए मैं सारे शीर्ष नेता आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी, राजेंद्र सिंह जी और रीवा का आम जनमानस, NSUI, यूथ कांग्रेस, सबका धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रेरणा दी, इन्होंने मुझे आगे बढ़ा लाने का प्रयास किया, जो आज मैं इस मुकाम में पहुँचा हूँ। इस मुकाम में पहुंचने के पीछे एक कारण और लगातार जुड़ता रहा है। वो कारण ये है कि आपने ज़िले में NSUI संगठन को बहुत मजबूती दी थी। TRS जैसे बड़े कॉलेज में जो कैंडिडेट इलेक्ट होके आए, वो कहीं ना कहीं NSUI की वर्किंग को लेकर आप हमेशा सेंसिटिव रहे। तो आपको लगता है कि वो एक मेजर कारण हो सकता है? बहुत बड़ा मेजर कारण है। उससे बड़ी बात यह है कि जिस दिन मैंने NSUI से शुरुआत की तो मैंने NSUI को छोड़ा नहीं। जल्दी होता क्या है कि आदमी जिस पेड़ से बढ़ता है, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, वहाँ से लोग उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने NSUI को जब से शुरुआत की है तो आज भी NSUI नहीं छोड़ा हूँ। बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, कोई बढ़ पाता है, कोई नहीं बढ़ पाता, लेकिन मैं आज उन बच्चों के बीच में हूँ। एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि वो सवाल चर्चा के केंद्र में रहता है। हमेशा से जब भी सियासी गलियारों में ये चर्चा होती है तो एक नाम बोला जाता है, कमलनाथ जी। ये कहा जाता है जब आप अध्यक्ष बने, शहर के सियासी गलियारों में भी ये चर्चा थी कि चूँकि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये जिम्मेदारी आपको दी, क्योंकि आप कमलनाथ के बहुत करीब भी हैं। नहीं, ये बात सच है कि मैं कमलनाथ जी का ने मुझे जिम्मेदारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी हैं, और मैं लगातार कमलनाथ जी के पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से उनके साथ हर उनके सुख और दुख में मैं रहा हूं।
जब भी जहाँ कोई भी कार्यक्रम हुए तो मैंने भागीदारी की। और मैं वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी की सेवा में भी रहा हूँ, आदरणीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की सेवा में भी रहा हूँ, आदरणीय राहुल भैया की भी सेवा में रहा हूँ। मैं सभी शीर्ष नेताओं की सेवा में, और कमलनाथ जी से सच है कि मैं उनकी सेवा में सहभागिता में ज़्यादा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में हर कांग्रेस के नेता से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, गुटबाजी। जी कांग्रेस की गुटबाजी, नई जिम्मेदारी, आपके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ जो कांग्रेस के गुटों का अलग अलग बिखराव है, इसको आप कैसे समेटेंगे? एक सूत्र पे बांधने का प्रयास करूंगा, और प्रयास जारी भी है। और उस पर लगातार आपने देखा होगा कि इस बीच में मुझे बड़ी चुनौतियां मिली। शहर अध्यक्ष बनना बड़ा आसान है कि शहर अध्यक्ष बन गए, शहर अध्यक्ष बन के सर्वश्रेष्ठ शहर अध्यक्ष बनना ये और भी बड़ी चुनौती का काम है। तो इस चुनौती को मैं बड़ी सहजतापूर्वक स्वीकार करता हूं। और आपको दिख रहा होगा कि 23 जून को मेरी अध्यक्ष की घोषणा हुई थी, और इन 1.5 महीनों के बीच में आपको शहर के अंदर लोगों के बीच में उत्साह दिखा होगा और एक कांग्रेस का माहौल दिखा होगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिखा होगा, क्योंकि मैं ज़मीन से आया हुआ हूं। मैं NSCI, यूथ कांग्रेस, आम आदमी का सिपाही, तो मैंने संगठन में ही लगातार लंबे वर्षों से 15-20 वर्षों से कार्य कर रहा था। तो ये आपको इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। और सब मेरे वरिष्ठ नेता हैं, जो भी वरिष्ठ हैं हमारे, वो सब मेरे कोई पिता तुल्य है, कोई मेरा बड़े भाई जैसा है। और जो मेरी दीदी हैं, कुछ बुआ हैं, कुछ मौसी हैं, महिला कांग्रेस में हैं, मैं उन सबको सम्मान बराबर दूंगा। और इन सबके सम्मान के साथ उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने वाली। और जो वर्कर है, जो पीछे खड़ा रहता है, इस मेरे आने के बाद वो आपको आगे दिखाई देगा, ये जरूर विश्वास दिलाता हूँ। मतलब पूरे कांग्रेस को एक परिवार के रूप में आप शहर में और यहाँ समेटना चाहते हैं, ताकि ये मेरा परिवार है ही है। ये मेरा परिवार, जिस दिन मैंने कांग्रेस परिवार पे कदम रखा था, उस दिन ही मैंने अपना परिवार मान लिया था। और ये मेरे सारे परिवार के जो मेरे जूनियर हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, जो सीनियर हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। और इस संगठन में जब आदमी काम करता है, प्रतिनिधि के रूप में काम करे, पार्षद प्रतिनिधि के रूप में या विधायक के रूप में, तो उसका का दायित्व बनता है कि वो पूरे परिवार को एक साथ लेके चले। तो जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सबको साथ लेके चलने की सौंपी गई, अलग राह करने की नहीं सौंपी गई। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सफलता आपको दिखेगी। सक्रिय राजनीति में आप एक मजबूत तरीके से आ रहे हैं। आपके साथ शहर को मजबूत करने के लिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, पहले भी बनाए गए थे, पहले जब कांग्रेस की वर्किंग हुई उस समय भी बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक खेमे और एक गुट तक सीमित रह गए। इस बार किस तरह के दायित्व आप उन्हें सौंप कर और शहर में उतरने की कोशिश है? अमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 अध्यक्ष बने, जब इनकी दोनों अध्यक्षों की आप पृष्ठभूमि देखें, किस इलाके से कौन बना, तो मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 30 सालों बाद आपको कुछ नया दिखा। 30 साल पहले कुंवर अर्जुन सिंह जी ने वैश्य समाज से शिव प्रसाद प्रधान जी को अध्यक्ष बनाया था। 30 साल बाद लखनलाल खंडेलवाल वैश्य समाज से कार्यकारी अध्यक्ष हो रहे हैं। फिर दूसरी बात कि लगातार हम अध्यक्ष के रूप में या ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में हम घोघर और तकिया को प्रतिनिधित्व देते चले आए, लेकिन हमने बिछिया, जो कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा बाहुल एरिया बिछिया भी है, हमने वहाँ पे लोगों को उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं दिया इन 25-30 वर्षों में। तो ये हमने एक नया प्रयोग करते हुए 25 वर्षों बाद बिछिया को भी एक प्रतिनिधित्व दिया, जहाँ भी अल्पसंख्यक समाज की एक अच्छी उपस्थिति है। शहर की कमान है, आप कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, लगातार आप सक्रिय कार्यक्रम, लोगों से मिलना, पंचायत लगाना, बैठकों का दौर सब शुरू है। शहर की नियुक्तियां हैं, शहर के लोगों में जो अपनी टीम खड़ी करनी है, उसमें कार्य विभाजन करना है, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि देर हो रही है? नहीं, बिल्कुल देर नहीं हो रही है। और आपकी जानकारी में इसलिए देर नहीं हो रही है कि पोलिंग बूथ के ऑलरेडी काम मेरे चल रहे हैं। संगठन की करीब आधी लिस्ट बन चुकी है। वरिष्ठ से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, चाहे आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी हों, प्रहलाद सिंह जी हों, विमलेन तिवारी जी हों, सबसे मैंने कह रखा है कि निवेदन कर रखा है कि मुझे अपने अपने नाम जो आप चाहते हैं, क्योंकि सामंजस्य बनाना है। घोषणा करना बड़ा आसान काम है कि मैंने लिया और कमेटी के तरफा घोषणा कर दी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब ये लिस्ट निकले तो ये लिस्ट रीवा शहर के लोगों को एक फूल की तरह दिखे, इस गुलदस्ते में सारे लोग समाहित हों। आज भी
एक सिचुएशन है, आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं शहर कांग्रेस के या शहर में जो अभी भी बैठकों में उस तरह से अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पा रहे हैं। देखिए, ये सच है, नहीं उपस्थिति करा पा रहे हैं, ये उनकी कमी है। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले वो आगे की लाइन में जो खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ जैसी उनकी उपस्थिति है ऐसे भविष्य में सरकार बनने के बाद उनकी उपस्थिति नहीं रहेगी, उनको और पीछे की लाइन में ढकेल दिया जाएगा। संगठन स्तर पर हर बार अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो क्या इस बार शहर अध्यक्ष कड़े एक्शन लेंगे? बिल्कुल, आपको जो भी घटना होगी उसकी जानकारी हम आदरणीय बाबरिया जी को, आदरणीय कमलनाथ जी को देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इसमें अनुशासन कार्रवाई करें। इस बार कांग्रेस जाति समीकरण को बहुत करीब से भांप रही है। जिले स्तर पर जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं, चाहे जिला अध्यक्ष ग्रामीण हो या फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया हो, क्या इस बार ये रणनीति में है, कोर रणनीति में, कि इस बार सारे समीकरण को साधना है? सभी समीकरणों, सभी समाज के लोगों को लगा। देखिए, कांग्रेस, मैंने अभी सबसे पहले शुरुआती में कहा था कि रीवा में सिख समाज की उपस्थिति आपको मालूम है कितनी है। तो ये नहीं देखा गया पार्टी के अंदर कि जाति की उपस्थिति किसकी है, ये देखा गया कि काम करने वाले लोग कौन हैं। तो जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने ही ग्रामीण के कार्यकारी भी नियुक्त हुए, और जो लोग रह गए काम करने वाले उनको कहीं और स्थान जरूर मिलेगा। लगातार राजेंद्र शुक्ला मंत्री हैं और विकास पुरुष की छवि है। आपके पार्टी के एक नेता रीडेंसिफिकेशन के नाम पर उनका लगातार काउंटर करते रहे हैं, आप भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उस विकास की छवि को इस चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ आप कैसे सामना करेंगे? क्योंकि एक छवि है, 15 साल से एक डेवलपमेंट मॉडल की बात हो रही है और लड़ाई को विकास बनाम विकास करने की बात हो रही है, क्योंकि एक डेवलपमेंट मॉडल पे वो काम कर रहे हैं। ये देखिए, जो विकास पुरुष की छवि की बात आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी की हो रही है, तो ये छवि की जो सौंदर्यता है ये उन्हीं तक सीमित है। मुझे तो उनका विकास कहीं नहीं दिखाई देता और रीवा के शहर के लोगों को भी नहीं। मैं 4 सवाल अभी फिर पूछता हूँ, यहीं पे आपसे सामने पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं कि कौन से वार्ड में उन्होंने पार्क बनवाया। 45 वार्ड हैं, 45 वार्ड में हमारे बच्चे, वार्ड नंबर 15 में 15,000 से ज़्यादा जनसंख्या, वहाँ पार्क क्यों नहीं बनाए गए? वार्ड नंबर 4 में 15,000 से ज़्यादा संख्या, वहाँ पार्क क्यों नहीं बनाए गए? आपने पार्क का डेवलपमेंट किया, सौंदर्यीकरण के नाम पे आपने खूब भ्रष्टाचार किया, लेकिन मोहल्लों के अंदर पार्क होने चाहिए तो क्या बने? शिक्षा के नाम पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें होती हैं, सड़क, पानी, शिक्षा। सड़क कहाँ है भाई साहब? रीवा और सतना के बीच में 1.5-2 घंटे से नीचे आप आ नहीं सकते। 14 साल में आप सड़क नहीं बना पाए, विकास की बात कर रहे हैं। रीवा से इलाहाबाद आप सड़क नहीं बना पाए, आप विकास की बात कर रहे हैं। रीवा से मझियार आप सड़क नहीं बना पाए, विकास की बात कर रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल पे अभी मैं आपके आने से पहले अभी आईसीयू में खजुआ गांव का एक व्यक्ति तड़प रहा है, जलन से दवाई खा के आ गया है, तो मुझे आपके सामने अतुल सिंह जी को फ़ोन करना पड़ा कि वो तड़प रहा है, उसका ध्यान दे दीजिए। तो ये संजय गांधी के अस्पताल की व्यवस्था है। आप बात आइए महाविद्यालय की, आप इन 14 सालों में एक दूसरा कन्या महाविद्यालय नहीं बन पाए। आपने विकास किया, विकास का सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन वो विकास का सौंदर्यीकरण एक व्यक्ति के ऊपर बड़ा अच्छा दिखता है, उस व्यक्ति का नाम है अजीत समदड़िया। वो बहुत सुंदर दिखता है सौंदर्यीकरण के नाम पे, वो विकास का मॉडल है, लेकिन वो विकास का मॉडल राजेंद्र शुक्ला जी से शुरू होता है, अजीत समदड़िया तक खत्म होता है, और समदड़िया जी से शुरू होता है और राजेंद्र शुक्ला जी तक खत्म होता है। एक चर्चा और होती है शहर में, जैसे आपने बताया कि उनके डेवलपमेंट मॉडल पे आप काउंटर कर रहे हैं, वो तुरंत 2003 के पहले की तस्वीर दिखाने लगते हैं बीजेपी के ही लोग, कि आप दिग्विजय सिंह का काल देखिए, वो जो कार्यकाल था जिसमें सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। आज परिस्थितियां कुछ भी हो, जैसे बिजली की बात है, अगर लाइट की बात है तो लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये एक देखिए, हर मॉडल पे काउंटर कैसे संभव है? देखिए, पहले तो मैं जनता को साधुवाद करता हूँ कि जनता को जब लगा कि हमारे दिग्विजय सिंह साहब की कुछ गलतियां हैं तो उन्होंने हमें बाहर का रास्ता दिखाया, तो जनता को धन्यवाद।
क्यों? उन्होंने हमें एहसास कराया कि आपने गलती की है। अब हम वही जनता से फिर बोल रहे हैं कि 14 साल की इनकी जो गलतियां हैं, 2003 में तो आपने हमें 10 साल की सज़ा दे दी, इनकी 15 साल की सज़ा कौन देगा? जनता को ही देना है और जनता को ही आगे आना पड़ेगा। इनके 15 साल के कार्यकाल को अब देखा जाना चाहिए, न कि 93 से लेकर 2003 के दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को देखा ना जाए। ये जनता तय करेगी, और ये जनता तय करेगी इसलिए तय करेगी कि वो 10 साल का कार्यकाल, ये 15 साल का कार। पहले आप हमें जेल भेजते हो बिजली के नाम पे, पहले आप हमें जेल भेजते हो बिजली के बिल के नाम पे, बड़े बड़े बिल भेज देते हो। और एक कहावत थी, शायद आपने बचपन में सुना होगा, कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, वो एक चिड़िया अपने माँ बच्चों को समझाती है, दाना डालेगा ध्यान देना, फंसना नहीं। तो ये 4 महीने का शिकारी आया है मामा, दाना डाल रहा है। अब वो माँ अपने बच्चों को अब समझा रही है कि फंसना नहीं तो ये 4 महीने के लिए जाल खींचेगा, फिर ये भूल जाएगा। गुटबाजी की जब बात होती है तो बीजेपी जबरदस्त काउंटर करती है आपका। जिले स्तर पर आप लोगों ने भी अब एक काउंटर शुरू किया है कि बीजेपी में कम गुटबाजी नहीं है, जिसके अब परिणाम क्या होंगे आगे ये देखना होगा। इसके साथ में एक चीज़ बताइए, बूथ स्तर पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है, 15 साल से सत्ता में है, और संगठन पर नो डाउट वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। संगठन के दृष्टिकोण से हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। कैसे इस बूथ मैनेजमेंट को आप लोग इस बार करेंगे? देखिए, जहाँ तक गुटबाजी की बात है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर बता दूं कि जब भी शिवराज सिंह चौहान आते हैं तो रीवा के विधायक जाने को तैयार नहीं होते हैं। राजेंद्र शुक्ला जी जिस मंच में रहते हैं वो रीवा का विधायक जाना नहीं चाहता है। भाई क्यों नहीं जाना चाहता? भाई कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, भाजपा के अंदर तो कहते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उस कैडर बेस्ड पार्टी पे कैडर के विधायक क्यों नहीं जाते हैं? तो पहला सवाल तो उनसे आप पूछिए कि आपके विधायक क्यों नहीं आते? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आपके विधायक आपके साथ क्यों नहीं खड़े होते? दूसरी बात, इन 10 वर्षों में गिरीश गौतम जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, लक्ष्मण तिवारी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। इनको पीछे की साइड की लाइन पे किसने खड़ा कर दिया? वो कौन व्यक्ति है जिसने इनको पीछे के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया? भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति का शासन चल रहा है, और उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र। यहाँ आरएसएस का डंडा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति का डंडा चलता है, और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण अभय मिश्रा पार्टी छोड़ के क्यों आए? नीलम मिश्रा ने इतना बड़ा विधानसभा के अंदर आधे घंटे के लिए रोई, तो किसके नाम पे रोई? कौन उनके पति के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है? वो कांग्रेस के लोग तो नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और उनकी ही महिला विधायक हैं, वो हमारे कांग्रेस की विधायक नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय विकास पुरुष का नाम आप लोगों ने रख रखा है, इन्होंने तो आरएसएस को ख़त्म कर दिया शहर के अंदर। आरएसएस कहाँ है शहर के अंदर? आप बताइए। आरएसएस नहीं है शहर के अंदर। आप भारतीय जनता पार्टी और विकास पुरुष के लोग हैं जो इस समय आरएसएस को भी यहाँ शहर के अंदर चला रहे हैं। और बूथ की बात है तो बूथ में अब इस समय आरएसएस की स्थिति है कि बूथ के अंदर गुटबाजी है। उनके आप जो मंडल बने हैं उनके अंदर गुटबाजी है। पहले की जो नियुक्तियाँ होती थी, आप तो बहुत बड़ा विषय का आपको मैं दे रहा हूँ कि युवा मोर्चा का अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 1 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। ऐसा क्या हो गया अगर ये कैडर बेस्ड पार्टी है? और दूसरी बात, मैं आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि लगातार आप कैडर की बात करते हो, तो मुझे उस कैडर के विधायक का नाम मैं जानना चाहता हूं जो रीवा जिले की धरती से तैयार हुआ हो। वो विधायक को ये लोगों ने मार दिया। कैडर में बताइए, रमाकांत तिवारी जी कैडर के विधायक हैं, नागेंद्र सिंह जी कैडर के विधायक हैं, गिरीश गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के कैडर के विधायक हैं, राजेंद्र शुक्ला जी क्या कैडर के विधायक हैं, या नीलम मिश्रा जी, अभय मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी में आए, तो क्या ये कैडर? पहले तो ये बताएं कि आरएसएस ने कैडर में विधायक कितने बनाए? आरएसएस पर सीधा प्रहार है आपका। एक चीज़ बताइए, आगे आने वाले समय में बहुत कम समय बचा है आपके पास, अभी जिम्मेदारी मिली, अभी नियुक्तियों का दौर शुरू है, सर पर चुनाव है, कैंडिडेट प्रोजेक्शन शुरू होगा, उसके पहले किस तरह के शहर में कैंपेन खड़े करने की कोशिश होगी? देखिए, अभी आप लगातार देखा होगा आपने कि मैं विकास खोज यात्रा वार्डों के अंदर हुई है, और अभी मैं बहुत जल्दी, ये मुझे सिंधिया जी आदरणीय न्याय यात्रा के मुझे कार्यक्रम मिल गए, मैं रीवा से सतना ऑटो से जाने वाला हूँ जनमानस को बताने के लिए। तो मैं लगातार वार्डों के अंदर, गांव के अंदर, पंचायतों के अंदर हमारे लोग, संगठन के लोग बाकायदा काम कर रहे हैं, और वो आपको दिख भी रहा होगा। पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में आपको दिख रहा होगा कुछ बदलाव दिखता होगा।
आदरणीय सिंधिया जी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और आपने देखा होगा कि कितना व्यवस्थित हुआ। और उन 2000 लोगों में से मैं उम्मीद करता हूँ 1500-1600 लोगों से सिंधिया जी ने वन टू मैन मुलाकात की, जो पहले ऐसा संभव नहीं हो पाया है। शहर में कार्यक्रम हुआ, सिंधिया जी का एक बड़ी बैठक हुई, आप सब लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। होर्डिंग देखकर कुछ बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आईं। कहीं पे लिखा था आगामी दावेदार रीवा विधानसभा, कहीं पे जो अब पद में शायद नहीं है कार्यकारी अध्यक्ष, उनका भी नाम लिखा हुआ था। तो अभी क्या है कोऑर्डिनेशन जो है शहर का ग्रामीण से या फिर जो वर्किंग कांग्रेस का है, इसके कोऑर्डिनेशन में क्या अभी भी आपको कुछ कमियां लगती हैं? कुछ कमियां नहीं है। क्रिकेट मैच है, 11 लोग प्लेयर होते हैं, हर व्यक्ति कैप्टन बनना चाहता है। जो विकेट कीपर है वो भी चाहता है मैं कैप्टन बनूं एक दिन, जो स्लिप में खड़ा है वो भी चाहता है मैं कैप्टन बनूं एक दिन, जो बॉलिंग कर रहा है वो भी चाहता है मैं कैप्टन बनूं एक दिन। तो ये क्रिकेट का मैच है, संगठन के अंदर 11 लोग होते हैं, पार्टी के अंदर भी 11 लोग, विधानसभा हो चाहे लोकसभा, 11 लोग होते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कैप्टन बनूं। तो कैप्टन बनने के लिए वो विधानसभा की बात करता है तो अच्छा है, अच्छी बात है, उसमें कम से कम जज्बा है, जुनून है बनने का, करने का। तो ऐसे लोगों को तो और आगे आना चाहिए, ताकत के साथ काम करना चाहिए। और फिर 11 में जिसको तय कर दे, हमारे कोच जो तय कर दे, हमारे टीम के संरक्षक जो कर दे कि हमने इसको टिकट दे दी, इसको कैप्टन बना दिया, उसे स्वीकार करना चाहिए। पिछले चुनावों में जिस तरह से रीवा शहर में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पिछली बार हुआ, एक असंतोष भी देखा गया, मार्जिन बहुत ज़्यादा हुआ हार का। ये सब जब चीज़ें होती हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार कोर स्ट्रेटजी, क्योंकि देखिए बीजेपी इस बार जब ज़मीन पे उतरेगी तो उसके पास एक मुद्दा होगा विकास, तो क्या बीजेपी का विकास बनाम कांग्रेस का विकास, ये लड़ाई आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के विकास की बात आपने की है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने रीवा ज़िले के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने रीवा के उद्योगों के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। जेपी कौन लेके आया, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी कौन लेके आया, और एक सौर ऊर्जा का लगातार ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हमने लेके आए। अब उनसे सौर ऊर्जा से पूछिए आदरणीय मंत्री जी से कि सौर ऊर्जा हमारी धरती से बन रही है, हमारे खेत, हमारे किसान की खेत की ज़मीन ले ली गई, हमारे रीवा के को मिला क्या? रीवा के क्या बेरोजगार को नौकरी मिली? जो आप मेट्रो को बिजली देने जा रहे हो, उस मेट्रो को बिजली, तो मैं समझता हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं निवेदन करता आदरणीय कमलनाथ जी से, आदरणीय सिंधिया जी से, आदरणीय राहुल भैया से कि जो यहाँ बिजली सरप्लस बन रही है वो रीवा की धरती को मिलनी चाहिए और इसका रेट भी कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ किसानों की ज़मीनें ली गई हैं। मैं आदरणीय विकास पुरुष से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने बड़े बड़े दावे किए थे ढबौरा में, अभिजीत ग्रुप को लेके और वीडियोकॉन को ग्रुप को लेके, वो आपने 2000 एकड़ किसानों की ज़मीन जो उन्होंने गहन कर ली, खरीद ली, उन्हें आप वापस क्यों नहीं करा रहे हैं? और यहाँ आप प्लांट क्यों नहीं लगवा रहे हैं? वहाँ तो आप उस समय तो बड़े बड़े वादे हुए थे 2013 के समय। ये 13 के समय आपका रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 12 में इन्होंने घोषणा की थी कि डबौरा में पावर प्लांट आ रहा है, क्यों नहीं आया पावर प्लांट? देखिए वो सोलर प्लांट जो लगा है वो तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए उपलब्धि रीवा की हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला तो है कि यहाँ के लिए भी बिजली होगी, दी जाएगी तो, लेकिन अखबार की सुर्खियां रहती है कि मेट्रो को दी जाएगी। आदरणीय मेट्रो को दी जाएगी जी, मेट्रो को दी जाएगी जी। उसके उस बिहाफ पे जो जनरेशन होगा अमाउंट का वो प्रदेश के विकास में लगाया जाएगा, 30% लोकल लेवल पे भी दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा। ये सब बातें तो हो रही हैं। नहीं, एम्प्लॉयमेंट की तो बात अगर हो रही है तो मैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से एक सवाल फिर पूछना चाहता हूं कि इन 14 सालों में मुझे वो 100 नाम बता दें तो मैं श्रीफल और साल लेके उनके पास चला जाऊंगा कि आपने 100 लोगों को नौकरी दी है। मैं 100 लोगों का नाम जानना चाहता हूं उनसे। 100 लोगों का जी, अलग अलग उद्योग घरानों में जो नौकरी, जो उन्होंने 100 लोगों का नाम बता दिए जिनको उन्होंने नौकरियां दी हैं। हमारे आदरणीय कुंवर अर्जुन सिंह जी सभी नियमों को शिथिल करते हुए नौकरी दे देते थे। हमारे आदरणीय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी बड़े आराम से लोगों को नौकरी उपलब्ध करा देते थे। सरकारी प्राइवेट की तो मैं भी आपसे जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 100 लोगों की नौकरी की बात कर रहा हूँ। आदरणीय देखिए सोलर प्लांट ये आप भी मानते हैं कि रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप समझिए एक प्लांट स्टैब्लिश हुआ, यहाँ के डेवलपमेंट मॉडल से जोड़ा जाएगा जैसा उनका कहना है। आप बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट लोकल लोगों को मिलना चाहिए, कैपेसिटी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। आपने अपने बड़े वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया जो इन चीज़ों में मतलब कि नौकरी देने में 100 लोगों को नौकरी देने की आप बात करें। आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि 100 लोगों का नाम बताएं,
कि 100 लोगों को उन्होंने दिया है मैं श्रीफल साल लेके जाऊंगा उनके पास। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से जो कांग्रेस के लिए चुनौती बना रहा है गुटबाजी का, उस पर भी गुरमीत सिंह मंगू ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। इनकी राजनीतिक यात्रा NSUI से शुरू होकर यूथ कांग्रेस के रास्ते मुख्य कांग्रेस तक रही है। कमलनाथ के बहुत करीबी हैं, ये खुद उस चीज़ को मानते हैं। हालांकि आरोप कई तरह के लोग लगाते हैं, बीजेपी के लोगों का कहना है, लेकिन उन आरोपों पर इन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। अगली बार फिर कोई शख्सियत हमारे साथ होंगे और हम उनसे करेंगे सीधी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।